सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में पिछले 4 या 5 दिनों का करेंट अफेयर्स। सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मेरा सेशन रेगुलर आता था, अब 3 दिन के गैपिंग पर आ रहा है ड्यू टू ऑफिस असिस्टेंट यानी बिहार परिचय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र छात्राओं के लिए नया सेशन आया है हिंदी का, मैथ का और जीके का। दोस्तों तो हिंदी का भी वीडियो अपलोड हो गया है, मैथ का लाइव सेशन जाता है रात को 8 बजे से और जीके का 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 29 अगस्त को, कब 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर और आज का पहला क्वेश्चन है दिवस से दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो आपको बताए थे दोस्तों, जब जीके का एनालिसिस करा रहे थे तो उसमें दिवस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, टेकअप हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 7 सितंबर, 6 सितंबर। तो ILD 2025 8 सितंबर को विश्व भर में विभिन्न कार्यालयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया है। दोस्तों विषय इस बार की जो थीम है ये दोस्तों, क्या जो थीम है, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। क्या है? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित है। किस पर? डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित है। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित यह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है, कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं। दोस्तों तो ये सबसे वयोवृद्ध है और सबसे अधिक उम्र में माउंट फूजी पर चढ़ने का रिकॉर्ड इनके नाम आया है। कौन है दोस्तों? कोकिची अकुजावा। ये जापान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले हैं। जापान के सबसे ऊंचे और प्रतीकात्मक पर्वत माउंट फूजी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3776 मीटर। 3776 मीटर पर 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा ने 5 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक चढ़ाई हासिल कर ली। इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ने मान्यता दी है, जिससे यह साबित हुआ कि उम्र कभी भी संकल्प और हिम्मत के सामने बाधा नहीं बन सकती है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदमी आज के डेट में तो 50 साल में इंडिया के बाद हो जाता है तो काम धंधा 60 साल में छोड़ देता है। नेता सब नहीं छोड़ता है, वो सब जवान रहता है 90 साल ले। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि PNB ने किस राज्य के साथ 2100 करोड़ का समझौता किया है, या यूँ कह सकते हैं कि PNB ने हाल फिलहाल में किस राज्य को 2100 रुपये की सहायता राशि प्रदान की है। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने राजस्थान सरकार के साथ 2100 करोड़, इस पर माफ कीजिएगा 21,000 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, महिला उद्यमियों और डिजिटल वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए। तो ये राजस्थान आंसर हो जाएगा। अब राजस्थान है दोस्तों, तो आइए राजस्थान से आपको वन लाइनर बताते हैं। क्या क्या वन लाइनर है राजस्थान से? तो राजस्थान के NGO एजुकेटेड गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसॉर्च वस्त्र मिला है। केंद्र सरकार ने कोटा में बंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की विकास को क्या दी है, मंजूरी दी है। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कर कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पहले BSF ने राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि सफल प्रीक्लिनिकल परीक्षण के बाद प्रीक्लिनिकल क्या
प्री क्लिनिकल परीक्षण के बाद कोलन कैंसर वैक्सीन का अनावरण किस देश ने किया है? तो दोस्तों रूस के FMBA ने EF 2025 में कोलन कैंसर के लिए एक महत्वपूर्ण वैक्सीन की घोषणा की है। इस वैक्सीन से ट्यूमर के आकार का 60 से 80% की कमी, बेहतर जीवन दर और कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है। यह क्लोरोटेक्स्ट कैंसर को लक्षित करता है, जो कैंसर से होने वाली मौतों का एक प्रमुख वैश्विक कारण है। नियामक अनुमोदन लंबित, यह क्रोनोटक कैंसर के लिए पहली रूसी इम्यूनोथेरेपी हो सकती है। FMBA ग्लियोब्लास्टोमा और मेलेनोमा के लिए भी वैक्सीन विकसित की है। तो ये रूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूस इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आइए रूस से कुछ वन लाइनर देखते हैं दोस्तों। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। तो कौन सा देश दोस्तों? रूस ने जो जितने भी भारतीय कामगार हैं उनके लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। उसके बाद रूस में 600 साल बाद क्रोनोसिकोव ज्वालामुखी फटा है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक को पेटेंट किया है। भारत और रूस अपने राजनयिक संबंधों का 78वां वर्षगांठ मनाया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि लेविज ने किसको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों लेविज ने आलिया भट्ट को वैश्विक एम्बेसडर घोषित किया, जो एक फैशन परिवर्तन का प्रतीक है। 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। लेविज के स्थापना की अगर बात की जाए, लेविज की इस तरह से देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। लेविज इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1853 ईस्वी में हुई थी। और इसके अभी हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आलिया भट्ट बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। ये कुछ दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। जैसे पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोनों मर्द मेहरारू, कौन? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। उसके बाद एडिडास का कौन है? दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, ये भी मर्द मेहरारू है। एसिका का रविंद्र जडेजा, मान्यवर का एथेंटिक वियर का विराट कोहली, कोको कोला का रणबीर कपूर, कियारा आडवाणी दोस्तों, पेप्सी का कार्तिक आर्यन और दिशा पटानी। शायद पेप्सी बैन हो रहा है इंडिया में। थम्सअप शाहरुख खान। अमूल का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है दोस्तों, इसका अमूल गर्ल मैस्कॉट है। ये इसलिए रखे हैं ताकि मान लीजिए कभी आपको एग्जाम में पूछ दे कि अमूल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, 3 गो नाम दे दे, वो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे दे, तो आप तो कहिएगा कि जरूर होगा, कोई ना कोई होगा, तुक्का नहीं मारिएगा। इसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। लक्स का आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, डाबर हनी का अक्षय कुमार, फेयर लवली का यामी गौतम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर चौथा पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है? तो दोस्तों भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर भारत चौथा पुरुष एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन, इस एशिया हॉकी कप का आयोजन कहाँ हो रहा था दोस्तों? तो 29 अगस्त से बिहार के राजगीर में हो रहा था दोस्तों। ये बिहार में पहली बार एशिया हॉकी कप का आयोजन किया गया था, बिहार के राजगीर में, जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज करते हुए लगातार चौथी बार पुरुष एशिया कप पर क्या किया है? अपना हाथ पुरुष एशिया कप का कप अपने नाम हासिल किया है। इसी के साथ दोस्तों भारत ने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्या कर दिया है? क्वालिफाई कर गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोरिया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को हेल्दी एजिंग विषय के साथ मनाया गया है। इसका उद्देश्य है वृद्धों में गिरने और कमजोरी की रोकथाम को केंद्रित करना। 1951 में स्थापित विश्व फिजियोथेरेपी विश्व भर में 6 लाख से अधिक फिजियोथेरेपिस्टों का प्रतिनिधित्व करती है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 1951 में विश्व फिजियोथेरेपी की स्थापना का स्मरण कराता है दोस्तों। यह दिवस फिजियोथेरेपी समुदाय के भीतर एकता और एकजुटता का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि पीएम मोदी ने किस दिन को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों पीएम मोदी का जो बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है, वो कब है? 17 सितंबर को। कब है दोस्तों? 17 सितंबर को पीएम मोदी का हैप्पी बर्थडे है। उसी दिन पीएम मोदी के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो दोस्तों पीपल्स ग्रेविसिव पार्टी पीपी के एक नेता है मोहम्मद इरफान अली ने गुयाना में दोस्तों पुनः चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है। गुयाना दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, और प्रधानमंत्री की बात कर जाए तो मार्क फिलिपींस इसके यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा गुयाना। अभी क्लास ले रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है। बिहार में बारिश काफ़ी दिनों के बाद, लगभग एक सप्ताह, पिछले संडे को बारिश हुआ था, इस संडे को नहीं, इससे पिछले वाले संडे को। बहुत ज़रूरी है यहाँ बारिश। हाल ही में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार अनुपमा राय जीते हैं। कौन जीते हैं? अनुपमा राय जीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आनंद बी पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बीके गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रेमचंद पुखरम्बन को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उदिमुड़ी पेंडी राजू के फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवादक पुरस्कार जीता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों चीन के जिंगिंग में आयोजित, कहाँ किस देश में इसका आयोजन हुआ था? आयोजन की अगर बात कर लें इसका, तो हम लोग चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। इसमें दोस्तों भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें दोस्तों 1 स्वर्ण है, 4 रजत हैं और 4, 5 और 2 कांस्य हैं। 2 कांस्य है दोस्तों। कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में जीविका निधि लॉन्च की है। तो दोस्तों जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ रहा है बिहार में, और साथ ही साथ आज की घोषणा के अनुसार बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इन दोनों का मानदेय बढ़ा है। सेविका का शायद 9,000 हो गया है और सहायिका का 4500 रुपया हो गया दोस्तों। तो ये इस ऑप्शन हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य जीविका समुदाय के सदस्यों को किफायती धनराशि उपलब्ध कराना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में बिहार में रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की अगुवाई में इस समारोह का आयोजन किया गया, और यह बिहार के दोस्तों राजगीर में, कहाँ? बिहार के राजगीर में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? करेक्ट उत्तर होने वाला है बिहार के राजगीर में दोस्तों रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों मेघालय में, कहाँ? मेघालय में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है। और सबसे अधिक गिद्धों की संख्या किस राज्य में है सर? सबसे अधिक गिद्धों की संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 12,000 गिद्धों की संख्या वहां पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू होगा, जिसमें लखपति दीदियाँ शामिल होगी। तो 27वां दोस्तों सरस आजीविका मेला 22 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों।
और इस मेला की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? नई दिल्ली में हुई है। विषय क्या है? यहाँ विषय लिखा हुआ है लखपति दीदियों का निर्माण, ग्रामीण महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण। इसका क्या है? विषय क्या है दोस्तों? लखपति दीदियों का निर्माण, ग्रामीण महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच समझौता हुआ है। कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। केरल के कासारगोड स्थित ICI परिसर में एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच क्या हुआ है दोस्तों? राजनीतिक समझौता हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ है। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथिसम अब्राहिम की खोज की गई है। केरल का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आयुष प्रमाणित पुलिस स्टेशन है। केरल का पहला स्किन बैंक त्रिवेंद्रपुरम में खुला है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी 5 सितंबर के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो इसमें दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए दोस्तों पूरे इंडिया भर में 45 शिक्षकों का चयन हुआ है। कितना? 45 शिक्षकों का चयन हुआ है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको 24 पुरुष हैं और 21 महिला है। और इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों से 2-2 शिक्षकों का क्या हुआ है दोस्तों? चयन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कपास खरीद के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह, इन्होंने दोस्तों कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है मैनुअल कागजी कार्रवाई को कम करना। क्या दोस्तों? मैनुअल कागजी कार्रवाई को कम करना, समय की बचत करना और किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाना है। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो दोस्तों अपना देश भारत अफगानिस्तान के छात्रों के लिए, किस देश की? अफगानिस्तान के छात्रों के लिए दोस्तों 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास का 14वां संस्करण दोस्तों मेघालय में, कहाँ दोस्तों? मेघालय में शुरू हुआ है। अब है 29वीं लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुश्री TCA कल्याणी को, किसे? सुश्री TCA कल्याणी को 29वां लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? तो IIT जोधपुर। कौन दोस्तों? IIT जोधपुर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नेपाल में दोस्तों। कहाँ? अभी नेपाल में काफ़ी कर्फ्यू लगा है। नेपाल ने दोस्तों अपने सारे OTT प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया है दोस्तों, इसलिए नेपाल में क्या लग गया है? कर्फ्यू लग गया है। काफ़ी उग्र आंदोलन हो रही है नेपाल में। और इस समय वर्तमान में नेपाल के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने अपने पद से क्या दिया है? इस्तीफा भी दे दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारत की शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर कितने % पर आ गई है? तो ये 25%। कितना घटा है दोस्तों? 25% घट गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल कि हाल ही में आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए कौन सा AI आधारित ट्रांसलेशन लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।